आज मैं आपको 14 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं। ये 14 पॉइंट्स आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये एक एक पॉइंट आपको किसी भी बड़े हैसल से बचा सकता है। और मैं नहीं चाहूँगा कि आपको एक्सपीरियंस अगर कम है और आप किसी हैसल में फंसें। मुझे उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स देखने के बाद आपको किसी हैसल में कोई नहीं डाल पाएगा, लेकिन तब भी आपको अगर ज़रूरत पड़ती तो आप फिर लॉयर के भी कंसल्ट में आ सकते हैं। लेकिन ये आप एक एक एस्पेक्ट नोट कर लीजिए, ये आप गांठ बांध लीजिए कि आप प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं तो आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें ज़रूर चेक करनी है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। पहला टाइटल वेरिफिकेशन है। जी हाँ, टाइटल आपका क्लियर है और किसी भी टाइप का कोई उसके अंदर डिस्प्यूट, लीगल इश्यूज नहीं है। ये सबसे पहले आपको चेक करना है। आपको इसके लिए टाइटल सर्च भी करा सकते हैं कि आपकी ऑनरशिप की ऑथेंटिसिटी, मतलब आपके टाइटल जो है वो क्लियर है या नहीं। इसको आपको हमेशा टाइटल वेरीफाई करके आप एक लॉयर के थ्रू भी इस डॉक्यूमेंट को आप वेरीफाई करवा सकते हैं। इसकी पूरी चेन होती है, पूरी चेन को आप वेरीफाई करा सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर इसकी अगर कोई चेन में डॉक्यूमेंट गुम है या कोई सेल डीड उसका पार्ट डॉक्यूमेंट गुम है तो उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी भी आप निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पर टाइटल आपको ज़रूर 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 अच्छे से चेक कर लेना है कि ऑनरशिप यहाँ क्लियर है या नहीं। फिर इंपॉर्टेंट है, टाइटल तो वेरीफाई कर लिया आपने, अब लीगल ड्यू डिलिजेंस भी कर लीजिए। जैसे कि लीगल चैलेंजेस ना हो, उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी कहीं लीन ना हो, कोई मॉर्टगेज ना हो और उस प्रॉपर्टी पे किसी का कोई क्लेम ना हो। तो इससे आप फ्यूचर में किसी भी टाइप के डिस्प्यूट और कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो लीगल ड्यू डिलिजेंस इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, टाइटल वेरीफाई आप लॉयर से कराते हैं तो लीगली आपको वो सारी चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाती हैं कि ये एस्पेक्ट है जो, तो लीगली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और लॉयर द्वारा एक सर्टिफिकेट भी आपको इशू किया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। आप प्रॉपर्टी जो खरीद रहे हैं, जो सेलर द्वारा प्रॉपर्टी आपको बताई गई है या आपके किसी मित्र या किसी रेफरेंस से आपके पास कोई प्रॉपर्टी आई है, तो वो आंख बंद करके आप ना खरीदें। मार्केट में ज़रूर उसको चेक कर लें और ज़रूरत पड़ने पर उस प्रॉपर्टी की प्रॉपर वैल्यूएशन कराएं। जी हाँ, सर्टिफाइड वैल्यूअर्स ऑलरेडी होते हैं, उनको आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो सर्टिफाइड वैल्यूअर्स आपको मिल जाएंगे जो आपकी प्रॉपर्टी पे विजिट करेंगे और उसके वेरियस एस्पेक्ट और उसके इम्पैक्ट के बारे में आपको बताएंगे। साथ में कितना स्टैम्प ड्यूटी लगनी है, कितनी रजिस्ट्रेशन फीस लगनी है, क्या इस पे पोटेंशियल कैपिटल गेन टैक्सेस लग सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको वहाँ से जानकारी मिल सकती है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेलर कैपेसिटी टू सेल। मतलब जो प्रॉपर्टी का ऑनर है, आपको ये वेरीफाई कर लेना चाहिए कि क्या उसकी लीगल कैपेसिटी है कि वो प्रॉपर्टी को सेल कर पाए। इसको मैं सरल भाषा में समझाऊं तो राइटफुल ऑनर सेलर है भी या नहीं, उसके पास वो अथॉरिटी है भी या नहीं कि वो सेल कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर पाए करेक्ट मैनर में। मतलब प्रॉपर्टी ऑनरशिप रिलेटेड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर सकता है या नहीं कर सकता, वो लीगल कैपेसिटी में है या नहीं, ये भी आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले चेक करना है। इसके लिए आपको उसका आधार, पैन और लीगल वेरिफिकेशन उसकी ज़रूर करा लेनी है। फिर पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्रीमेंट टू सेल। जब आप इन चीज़ों को चेक कर लें तो आप एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट करेंगे। एग्रीमेंट टू सेल एक एग्रीमेंट है जिसमें दो पार्टीज आपस में बाउंड होती हैं किसी ट्रांजैक्शन को करने के लिए। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज एग्रीमेंट टू सेल, और एग्रीमेंट टू सेल की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आप पहले एक बार चेक कर लें। मतलब प्रॉपर्टी प्राइस, प्रॉपर्टी शेड्यूल और साथ में रिलेवेंट डिटेल्स उस एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या है, ये ड्राफ्ट बना के आप उसे पढ़ लें। उसके बाद ही आप एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट करें और हमेशा कोशिश करें कि केयरफुली
पढ़ा हुआ ड्राफ्ट एग्रीमेंट ही आप एग्जीक्यूट कराएं, नहीं तो बाद में उसके अंदर कई कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर एग्रीमेंट टू सेल में सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अक्सर लोग एग्रीमेंट टू सेल में नहीं डालते हैं। तो ये आपको पहले डाल के चलना है। अगर ये डाल के पहले चलते हैं तो करीब करीब दोनों को ये पता होता है कि हम अगर एग्रीमेंट से बैकआउट करते हैं तो हमें उस पर क्या पेनल्टी हमारे पर आने वाली है। तो इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि डिस्प्यूट क्रिएट ही ना हो, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि ज़बरदस्ती उस पर कोई पेनल्टी इम्पोज हो। तो अपने आप को अगर सेफ चलना है तो भी आपको नॉन फुलफिलमेंट के केस के क्लॉजेज ज़रूर डाल देने चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस, हमेशा आपको स्टैम्प ड्यूटी क्या लगनी है, क्या उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में जाके उसे चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, किस पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और उसका सर्कल रेट क्या है, ये इनको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ज़रूर से ज़रूर स्टैम्प ड्यूटी सही पे करना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका आपको होमवर्क पहले कर लेना चाहिए। सातवां इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जी हाँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर्टी लोकल अथॉरिटीज़ के अंदर आती है और लोकल अथॉरिटीज़ का अगर एनओसी है आपके पास, या अगर किसी सोसाइटी की प्रॉपर्टी है तो सोसाइटी का एनओसी है आपके पास, तो ये एक रेलिवेंट डॉक्यूमेंट होता है जिससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि गवर्नमेंट बॉडीज़ का कोई ड्यू नहीं है यहाँ पर। अगर किसी टाइप का आउटस्टैंडिंग है तो आप सेलर को ये कह सकते हैं कि आप उसे क्लियर कीजिए और एग्रीमेंट में एक क्लॉज डाल सकते हैं कि डेट ऑफ ट्रांसफ़र से पहले जो सारे जो ड्यूज़ हैं वो सेलर क्लियर करेगा, और इसके वायलेशंस कहीं पर भी अगर होते हैं तो आप उस डील को कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी किसी भी टाइप की अगर होती है रजिस्ट्री से पहले, तो यहाँ पर आप एज अ बायर अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोशिश कीजिए कि एग्रीमेंट टू सेल होने से पहले जो ड्यूज़ हैं वो सेलर के अपडेटेड हैं या नहीं, और जिस दिन आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो रही है उससे पहले एनओसी आपके पास है या नहीं, ये आप ज़रूर चेक कर लें। तो यहाँ बैंक से भी आपको एनओसी लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो एग्रीमेंट टू सेल पे अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज है तो वो उस टाइम मेंशन कर लीजिए, तो साथ में अकाउंट स्टेटमेंट भी आप अटैच कर लीजिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, और लोन कैसे रीपे होगा इस कंडीशंस को आप एग्रीमेंट टू सेल के टाइम पे डिस्कस करके एग्रीमेंट में डाल लेते हैं और उस एग्रीमेंट को आप रजिस्टर्ड भी कराते हैं, तो यहाँ पर आपके फंसने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। नॉन इकम्बरेंस सर्टिफिकेट, जी हाँ, आपको नॉन इकम्बरेंस सर्टिफिकेट भी ले लेना चाहिए। नॉन इकम्बरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के आपको ये बताया हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। अगर आपने नहीं देखी इन्फॉर्मेशन, कोई बात नहीं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन कर रहा हूँ, आप इसको ज़रूर देखें, आपको ये समझ में आ जाएगा कि इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिल सकता है। फिजिकल इंस्पेक्शन, कभी भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो फिजिकल इंस्पेक्शन ज़रूर कीजिए और ये चेक कर लीजिए जो डॉक्यूमेंट आपको दिए गए हैं वो उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, और किसी भी टाइप का सेलर द्वारा मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड आपके साथ नहीं हो रहा है। ये फिजिकल इंस्पेक्शन करके आप जो डॉक्यूमेंट जिन अथॉरिटीज़ द्वारा इशू हैं वहाँ पर भी जाके उसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। ऑथराइज सिग्नेटरीज, आपको ये हमेशा चेक कर लेना है कि जो आइडेंटिटी है सेलर की, या उसके पास वो अथॉरिटी है या नहीं, या इसमें बायर और सेलर दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो उस पर साइन कर रहा है उसके पास प्रॉपर अथॉरिटी है या नहीं। साथ में विटनेस जो उसके अंदर पुराने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है वो विटनेस जेन्युइन थे या नहीं, या उस प्रॉपर्टी की चेन में जो पहले साइन हुए हैं वो सब जेन्युइन थे या नहीं, ये भी आपको चेक करने की ज़रूरत होती है। मतलब आप अभी तो चेक कर रहे हैं क्या इससे पहले जो ट्रांसफ़र हुआ था वो डॉक्यूमेंट लीगल था, आपको ये भी चेक कर लेना चाहिए। साइन को वेरीफाई करने के लिए करंट सेलर का अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक सिग्नेचर वेरिफिकेशन भी आप डिमांड कर सकते हैं, तो जिससे आपको सिग्नेचर की ऑथेंटिसिटी मिलेगी। पुराने में तो शायद आपको ये अरेंज करवाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो वहाँ पे पैन कार्ड में भी सिग्नेचर को आप मैच कर सकते हैं। तो पुरानी चेन में अगर सिग्नेचर मैच किया हुआ आपको दिखता है
तो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है, ये आप मान सकते हैं। तो यहाँ सिग्नेचर को आपको ध्यान से देखना है और स्कैन करना, और गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज आइडेंटिटीज से आपको इसको वेरीफाई कर लेना। अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप आगे इसमें बढ़ सकते हैं। मतलब ऑथराइज सिग्नेटरीज के बारे में वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है ये। फिर एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट आता है पेमेंट वेरिफिकेशन। जी हाँ, आप जो पेमेंट कर रहे हैं या सेलर ने जो पेमेंट की हुई है वो वाकई में एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं है, और साथ में आपको जो बायर ने पेमेंट की है, आप सेलर हैं तो आपको जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुई है वो आपके बैंक में रिफ्लेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को यहाँ आपको अच्छे से स्क्रूटनाइज करना है, और ज़रूरत पड़ने पे उसके अगेंस्ट में रेसिप्ट्स भी इशू करना है, और ज़रूरत पड़ने पर बैंक स्टेटमेंट की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो भी लेने से आप बिल्कुल ना झिझकें। फिर अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आपकी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन तब कंप्लीट मानी जाती है जब वो एज पर लॉ एंड रेगुलेशंस वो रजिस्ट्रार के सामने, मतलब जिस रजिस्ट्रार ऑफिस के जुडिशन में वो आता है, वहाँ सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके एक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन किया जाए। मतलब उसका एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर हो और सब रजिस्ट्रार के सामने वो सेल डीड एग्जीक्यूट हो, वहाँ पर बायर सेलर दोनों प्रेजेंट हो और साथ में विटनेस के भी सिग्नेचर हो, तब आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये आप प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इंश्योर कर लीजिए कि आप प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। रजिस्ट्री के दिन क्या क्या चीज़ें ज़रूरत की हैं ये मैं आपको एक वीडियो बना के पहले भी बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूं, आप ज़रूर इसको देख लें, क्योंकि रजिस्ट्री वाले दिन क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है पोस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज़ की। जी हाँ, आप अगर प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा रहे हैं तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना ही आपके लिए सफिशेंट नहीं है, सेल डीड के साथ साथ म्यूटेशन की एंट्री भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ सेल डीड होने के बाद प्रॉपर्टी जो अर्बन लोकल बॉडी है, जिस अथॉरिटी के अंदर प्रॉपर्टी आती है, वहाँ जाके म्यूनसिपल रिकॉर्ड्स में आपको वहाँ नाम ज़रूर चेंज करा लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी रिकॉर्ड अगर अपडेट होगा तभी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आपका नाम आएगा, तभी उसके एक्चुअल आप ऑनर माने जाएंगे। फिर 14th और लास्ट पॉइंट है लीगल असिस्टेंस। अगर ये सब आप खुद कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो किसी एक्सपीरियंस रियल एस्टेट लॉयर को अप्रोच कीजिए, किसी लीगल एडवाइज़र को अप्रोच कीजिए, और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड सारी चीज़ों को और बारीकी से समझकर उनसे वेरीफाई करा के उनकी गाइडेंस के अंदर ही हर स्टेज को आप क्रॉस कीजिए। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए जानकारी कैसे लगी, और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।